हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी कोनी हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हैं अपनी सीटेट सेकेंड पेपर के लिए सामाजिक विज्ञान की प्रैक्टिस क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को अपने सभी साथी मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए और जोड़ लीजिए अधिक से अधिक लोगों को, क्योंकि आज की क्लास रहने वाली है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए और सभी लोग आंसर कीजिए और वीडियो को सभी के पास में शेयर करते हुए चलिए। सभी लोग शेयर कर देंगे अपने सभी साथी मित्रों के पास में और आपको बताना है पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। किसको? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है भूगोल का जनक। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। आपको बताना है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। सभी लोग आंसर किया कीजिए और वीडियो को सभी के पास में शेयर करते हुए चलिए। सभी लोग लाइक कर लें वीडियो को और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसका कर रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर डी, उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। सबसे पहले भूगोल को जियोग्राफिक शब्द दिया था, वो दिया था इरेटोस्थनीज ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो होते हैं पिंड, खगोलीय पिंड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। सभी लोग आंसर कीजिए कि इन पिंडों को क्या कहा जाता है जो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, पुच्छल तारा, या फिर ये सभी कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं ग्रह। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, ग्रह के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। अब आपको बताना है कि जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं खगोलीय पिंड, इनको क्या कहा जाता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं उनको? उनको हम कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपको बताना है, इनमें बताइए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर कीजिए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन है? यकृत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है कहलाती है। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है वह क्या कहलाती है। आंसर कीजिए इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। क्या? श्वासोच्छ्वास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर खाली सांस लेना होगा तो क्या कहलाएगी? श्वसन। क्या होगा? श्वसन। लेकिन यहाँ पे है लेना और छोड़ना, जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है वो कहलाएगी श्वासोच्छ्वास। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर करेंगे। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और सभी को पता भी होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है। किसका करती है? ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो बताइए कितना होता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए सभी लोग। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप हो जाता है 120 से। नंबर बी बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए सभी लोग। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। आगे देखते हैं, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वह कौन है। आपको बताना है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का, जितने साथी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार फिर से सभी के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी साथी मित्र आ जाएंगे और जो लोग जुड़ चुके हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर लें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
चंद्रगुप्त मौर्य ही वह शासक है जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसके किसके द्वारा की गई थी या फिर किसने की थी, आपको बताना है। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? क्या वो राजस्थान में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, कर्नाटक में या फिर पंजाब में? कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध कहाँ से है, कहाँ पे आरंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश से हुआ था इसका आरंभ कुचिपुड़ी नृत्य का। आगे देखते हैं, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? आपको बताना है कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। सभी लोग आंसर करेंगे, आंसर कीजिए सभी लोग इसका। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा थे। कौन थे? उस्ताद ईसा जो थे, इन्होंने ताजमहल की डिजाइन तैयार की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर दयानंद वैदिक समाज? सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 14 का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। किसकी की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? आपको बताना है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? सभी लोग आंसर करेंगे। जलियांवाला बाग दुर्घटना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल इसका सही बी वाला, 13 अप्रैल 1919, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आंसर कीजिए आप लोग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन थे? सर सैयद अहमद खां। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, सर सैयद अहमद खां जो थे, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आंसर कीजिए सभी लोग, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? जादू टोने का वेद भी कई बार पूछा गया है, तो उसको कहते हैं अथर्ववेद को कहते हैं जादू टोने का वेद। और त्रिवेद में पूछा जाए कौन कौन से आते हैं? सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद आते हैं त्रिवेद में। तो बताइए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसे कहते हैं? सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को कहते हैं भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय प्राचीन का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय प्राचीन का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सभी लोग इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद को कहा जाता है भारतीय प्राचीन का आदि ग्रंथ। किसे? ऋग्वेद को। आगे देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो आंसर करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए सभी लोग। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल कूद में जो है अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। आगे देखते हैं, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? आपको बताना है DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो लोग इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। DCM का संबंध है ट्रॉफी फुटबॉल की ट्रॉफी से। किससे है? फुटबॉल की ट्रॉफी से। अगला क्वेश्चन है, माइकल फेलप्स किस खेल से संबंधित हैं? आंसर कीजिए, माइकल फेलप्स किस खेल से संबंधित हैं? बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तैराकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये संबंधित हैं तैराकी से। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? आपको बताना है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 9 हैं, 7 हैं, 8 हैं या फिर 6 हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितने हैं महाद्वीप? 7 महाद्वीप हैं। कितने?
7। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आपको बताना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? ऑप्शन है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया। तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका कर रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर डी, उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, आपको बताना है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन हो जाएगा इनमें से? पेरिस विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय या फिर असम विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, आपको बताना है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश बताना है। कौन है? इटली, इराक, रूस या फिर चाइना। क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश, उसका नाम है, वो है रूस। कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, वो है रूस। आगे देखते हैं। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, आपको बताना है। इनमें से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, आसाम या फिर अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे सभी लोग। इनमें से किस राज्य की सीमा चीन के साथ में जुड़ी हुई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ में जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? सभी को बताना है कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। इसके पहले जनगणना हुई थी 2011 में, और ये वाली होने वाली है 2021 में। तो कितने वर्षों के बाद में होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10 वर्षों के बाद में होती। कब होती है? 10 वर्षों के बाद में होती है राष्ट्रीय जनगणना। आगे देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, आपको बताना है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, आसाम में है या फिर इनमें से कोई नहीं है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? मानस, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, ये सब कहाँ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सब हैं असम में। कहाँ है? असम में है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात या फिर डेयरी का विकास। तो बताइए ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑपरेशन फ्लड से संबंधित। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे? डेयरी विकास से। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? क्या वो सख्त मिट्टी होगी, काली मिट्टी हो जाएगी, दोमट या लाल मिट्टी? तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी जो है ये धान की खेती के लिए उपयोगी होती है। तो साथियों, ये थे आज की हमारी आपके लिए सामाजिक विज्ञान प्रैक्टिस की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और सभी के पास में सेशन को शेयर कर देंगे। जो साथी लोग नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को, यानी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने सीटेट और यूपीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए। फिलहाल अभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। अपनी तैयारी को आप लोग लगातार नियमित रूप से जारी रखिए। बाय बाय।